अस्सलाम वालेकुम। कैफ 8 ऑडिट इंश्योरेंस हम लोग जी आइज़ा 505 पढ़ रहे थे सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स में। कल हमने स्टार्ट किया था। अगेन अप्रोच पहले मैं आपको रिवाइज़ करवा दूँ। अप्रोच हमारी क्या है? सबसे पहले हमने जब सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स बनाने हैं, ऑडिट प्रोसीजर बनाने हैं, तो सबसे पहले हमने रिस्क आइडेंटिफाई करना है। क्या क्या रिस्क हैं, कौन कौन से ज़्यादा रिस्की एरियाज़ हैं, वो रिस्क कौन सी एजर्शन को हिट कर रहे हैं, उस एजर्शन को बस हमने पकड़ना है। फिर उस एजर्शन के ऊपर अगर कोई स्पेशल प्रोसीजर ऑलरेडी स्टैंडर्ड्स के अंदर लिखे हुए हैं, स्पेसिफिक प्रोसीजर्स लिखे हुए हैं, जैसे कि आइज़ा 505 एक्सटर्नल कन्फर्मेशन है, बड़े सॉलिड किस्म का एक प्रोसीजर है, एक अच्छा तगड़ा एविडेंस इससे मिलता है, ये परफॉर्म करेंगे। इस तरह इन्वेंट्री के ऊपर भी हम पढ़ चुके हैं, स्टॉक टेक वगैरह। तो अगर तो स्पेसिफिक प्रोसीजर बताए हुए हैं वो परफॉर्म करेंगे। अगर नहीं बताए हुए देन वी विल चूज़ फ्रॉम दो 7 ऑल्टरनेट प्रोसीजर्स। वो जो 7 प्रोसीजर्स हैं, जो रेलेवेंट प्रोसीजर्स हैं, उनमें से जो भी वो हमने ढूंढना है जो आइज़ा 500 हमें बताता है। इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, एनालिटिकल प्रोसीजर, री परफॉर्मेंस, री कैलकुलेशन, ऑब्जर्वेशन, ये एक्सटर्नल कन्फर्मेशन। ये मैं बार बार आप लोगों को कहता हूँ कि आपको याद होने चाहिए, तैयार होने चाहिए। ना सिर्फ इनका नाम याद हो, इनका बेसिकली कॉन्सेप्ट पता हो कि कब कहाँ पे क्या यूज़ होना है। ठीक है, ये हमने करनी है। ये बेसिकली अप्रोच हम बार बार डिस्कस करते हैं। अच्छा, अगर हमें फिर भी एविडेंस ना मिले, फिर हमने कोई ऑल्टरनेट प्रोसीजर परफॉर्म करना, फिर भी ना मिले, फिर हमने जाके मैनेजमेंट से डिस्कस करना है कि भाईजान हमें एविडेंस नहीं मिल रहा। अगर एविडेंस हमें मिल जाए तब वेल एंड गुड। अगर तब भी नहीं मिलता देन हम स्कोप लिमिटेशन इसको कहेंगे कि हमें एविडेंस नहीं मिला। तो भाई ये पूरा प्रोसीजर फॉलो करना है आपने। अच्छा, कल हमने आइज़ा 505 पे थोड़ा स्टडी किया लास्ट लेक्चर के अंदर। उसमें हमने बात की कि आइज़ा 505 कहता है एक्सटर्नल कन्फर्मेशन आपने भेजनी है बैलेंसेस को कंफर्म करने के लिए, क्योंकि ज़्यादातर एग्जिस्टेंस का रिस्क होता है बैलेंसेस के अंदर। पेएबल्स, रिसीवेबल्स की अगर बात की जाए, हम रिसीवेबल्स इस वक्त पढ़ रहे हैं, उनकी एग्जिस्टेंस का, वैल्यूएशन का उनका मसला होता है। राइट्स भी पता लग सकते हैं कि क्या हमारे ही हैं अगर हम एक्सटर्नल कन्फर्मेशन भेजेंगे। जब हमने आइज़ा 500 पढ़ा था, उसके अंदर दोबारा मैं आपको याद करवा देता हूँ कि हमने जो है रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस की जो बात की थी, तो उसके जो ज़्यादातर फीचर्स हैं, तकरीबन तमाम फीचर्स रिलायबल होने वाले वो इसमें पाए जाते हैं एक्सटर्नल कन्फर्मेशन के अंदर। लेकिन ये डायरेक्टली रिसीव होनी चाहिए ऑडिटर को। अब इसमें मसला ऑब्वियसली ये आ जाता है कि कस्टमर, जो क्लाइंट का कस्टमर है, ऑब्वियसली आपका कस्टमर नहीं है, वो पाबंद नहीं है आपको रिप्लाई करने का। तो इसका जो रिस्पॉन्स रेट है, एक तो वो कम होता है, या कई बार ये हो जाता है कि वो इसको इतना सीरियस नहीं लेते और सही जवाब नहीं भेजते, तो वो मसला थोड़ा आ जाता है। लेकिन हमने ऑब्वियसली इसको फिर देखना है कि क्या ये रिलायबल है। अगर ये रिलायबल हुआ और रिस्पॉन्स आपको आया तो भाई बड़ा ज़बरदस्त एविडेंस मिल जाएगा। अच्छा जी, आज हमने थोड़ा आगे बढ़ना है। हमने बेसिकली बात करनी है कि हमारा जो था, हम आई बिलीव कल यहाँ तक हमने देखा था। हाँ, आज हमने देखा जी कि रिज़ल्ट्स जो होते हैं एक्सटर्नल कन्फर्मेशन के प्रोसीजर्स की, जो रिज़ल्ट है, रिज़ल्ट क्या है? या तो होगा जी जवाब आया ही नहीं है, ये एक रिज़ल्ट है, या कि जवाब आ गया है, मैच नहीं कर रहा बैलेंस के साथ। इधर लिखा हुआ है जी हमने 5 लाख रुपया लेना, उन्होंने लिख दिया 4 लाख रुपया लेना है, ये आ सकता है। या तीसरा है कि मैच कर गया है। ठीक है, तो डिफरेंट तरह के रिजल्ट्स आ सकते हैं। अब इसके ऊपर ऑडिटर ने क्या करना है उसको आज हम पढ़ते हैं। उसने कहा कि वेरियस रिक्वायरमेंट्स आर सेट आउट इन रिलेशन टू रिजल्ट्स ऑफ द एक्सटर्नल कन्फर्मेशन प्रोसीजर्स इफ देयर आर डाउट्स अबाउट द रिलायबिलिटी। हमें लग रहा है भैया खुद ही बनाया है इन्होंने, क्लाइंट ने खुद ही बना के एनवेलप में डाल के दे दिया है। ठीक है, या अगर एक्सटर्नल कन्फर्मेशन आई ही क्लाइंट के थ्रू, वो हमें आगे पकड़ा रहा है, डायरेक्ट नहीं आई, तो फिर भी मसला है। वो कहते हैं अगर रिलायबिलिटी का डाउट है, द ऑडिटर शुड ऑब्टेन फर्दर एविडेंस टू रिजॉल्व दोज डाउट्स। हमें मजीद एविडेंस, मजीद पता करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें एविडेंस आया, हम कॉल करवा सकते हैं कस्टमर को, हम ईमेल करवा देंगे, सर हमें ये आया, हमें थोड़ा डाउट है, आप काइंडली थोड़ा ईमेल में भी रिप्लाई कर दें हमें। ठीक है, फैक्टर्स आइडेंटिफाइड दैट मे गिव राइज डाउट ओवर द रिलायबिलिटी। कहते हैं ये फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह पे आपको शक पड़ सकता है कि यार ये रिलायबल एविडेंस नहीं है। जैसे कि उसने कहा कि वॉज रिसीव्ड बाय द ऑडिटर इनडायरेक्टली, वो जो हमने डिस्कस किया। अपीयर नॉट टू कम फ्रॉम ओरिजिनली इंटेंडेड कंफर्मिंग पार्टी। ये लग रहा है कि यार जिसको मैंने एड्रेस किया था ना, मैंने CFO के नाम पे लिखा था, मैंने सेल्स हेड के नाम पे लिखा था उस कंपनी के, मुझे लग रहा है कि उसने नहीं भेजा है, किसी और ने भेजा है। ठीक है, या रिस्पॉन्सेज रिसीव्ड इलेक्ट्रॉनिकली, जो ईमेल के थ्रू आए हैं, उसमें हो सकता है हमें मसला हो गया ये ईमेल चली कहाँ से थी, फॉरवर्ड होके आते जा रहे हैं, या ईमेल एड्रेस कुछ इस तरह का है कि आपको लग रहा है यार ये फेक ईमेल एड्रेस लग रहा है। ठीक है, तो क्योंकि ये चीज़ें कुछ होती हैं जिसकी बेस पर आप कह सकते हैं कि रिलायबिलिटी पे डाउट है, तो आपको शक पड़ सकता है। फिर वो कहते हैं ऑब्टेन फर्दर ऑडिट एविडेंस, फर्दर ऑडिट एविडेंस लें इसके ऊपर। जैसा कि किस तरह के एविडेंस लें? सबसे पहले मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करें डायरेक्ट कन्फर्मेशन की।
कि भाईजान ये एग्जांपल्स हैं, ये वहाँ पे फॉर एग्जांपल इनडायरेक्ट आई है तो मैनेजमेंट को कहो कि यार नहीं डायरेक्ट भिजवाओ हमें, ठीक है, उनको रिक्वेस्ट करें। देन कॉन्टैक्टिंग दी कंफर्मिंग पार्टी, भाई उसके साथ कॉन्टैक्ट करें, ठीक है। स्पेशली अगर ईमेल के थ्रू आई है आपको तो आप ईमेल के थ्रू उनके साथ बात करें, उन्हें कहेंगे कि ऑफिशियल ईमेल से भेजें या जो भी आपकी क्यूरी है उनके साथ वो रिजॉल्व करें। इनक्रिप्शन एंड अदर इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी। इनक्रिप्शन का आपको पता होगा, इनक्रिप्शन क्या होती है कि जो पहले आपको जिस तरह व्हाट्सएप के ऊपर भी है, व्हाट्सएप के ऊपर इनक्रिप्टेड मैसेज होते हैं ना, मैसेज आपको जब भेजा जाता है तो इनक्रिप्टेड वो कोड की सूरत में ट्रांसफ़र होता है, ट्रांसमिट होता है, जब आपको पहुंचता है वो डीक्रिप्ट हो जाता है दोबारा। तो इसलिए व्हाट्सएप वाले अक्सर कहते हैं कि हम लोग आपके मैसेज नहीं पढ़ सकते, ठीक है, पता नहीं कि कैसे नहीं पढ़ सकते। खैर वो ये कहते हैं कि भाई ये इनक्रिप्टेड टेक्नोलॉजी है, ये फ़ौरन ही क्या हो जाता है, कोड में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो हमें नहीं समझ आती है आपने क्या लिखा है, तो इसलिए ये बड़ा सेफ़ है। तो वो कहते हैं कि इसको भी थोड़ा सा देखेंगे, शायद इस टेक्नोलॉजी के थ्रू आपको ईमेल शीमेल करवा लें, ऑडिटर वगैरह इस चक्कर में मोस्टली पढ़ते तो नहीं। इफ़ रिसीव्ड फ्रॉम थर्ड पार्टी परफॉर्म प्रोसीजर सच एज रिस्पॉन्स इज फ्रॉम प्रॉपर सोर्स। अगर आपको मिला डायरेक्ट ही है लेकिन अभी भी शक है तो फिर वो कहता है उसका देखें सोर्स, किस बंदे ने भेजा है, क्या ऑथराइज वगैरह था वो, ठीक है, और ये कि किस लेटर के थ्रू भेजा गया, किस कोरियर कंपनी के थ्रू, मतलब थोड़ा सा उसको देखें कि क्या यार इंटेग्रिटी भी है भी इस डॉक्यूमेंट की कि नहीं। आया तो डायरेक्ट है लेकिन अभी भी इसके अंदर मसला ये हो गया यार असल बंदे ने नहीं भेजा। तो ये कुछ प्रोसीजर बताए हुए हैं फर्दर जो आप परफॉर्म कर सकते हैं। क्यों परफॉर्म करेंगे, ताकि आपको पता लगे कि ये जो कन्फर्मेशन है ये रिलायबल भी है या नहीं है, क्योंकि रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस इज़ वेरी नेसेसरी। रिलायबिलिटी जाती है अप्रोप्रिएटनेस के अंदर, अप्रोप्रिएटनेस और सफिशिएंसी दोनों बड़े हमारे लिए ज़रूरी हैं। आगे भाई बात समझ, पेपर में छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है कि रिलायबिलिटी ऑफ कंफर्मेशन को आप किस तरह से एड्रेस करेंगे। आपने कहा बाय परफॉर्मिंग फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स, तो वो कौन से फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स होंगे, ये 3-4 लिखते हैं। अच्छा अब अगली बात लिखें, वो कहते हैं इफ़ अ रिस्पॉन्स इज डिटर्मिन नॉट टू बी रिलायबल, अगर आपको लगे यार रिलायबल नहीं है, मतलब साबित होगी ये चीज़ रिलायबल नहीं है, फिर द ऑडिटर शुड कंसीडर द इम्प्लीकेशंस ऑफ दिस ऑन रिस्क असेसमेंट एंड अदर ऑडिट प्रोसीजर। एक तो आप ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर आपको परफॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है, उसके ऊपर देखें इसकी इम्प्लीकेशन। सेकेंडली रिस्क असेसमेंट के ऊपर भी देखें, अगर आपको लग रहा है कि बीच में जो है क्लाइंट है, मैनेजमेंट है, वो इन्वॉल्व हुई है, उसने कोई हैंकी पैंकिंग की है, तो भाई फिर हो सकता है कि क्लाइंट साहब बाकी जगहों पे भी करते हो, तो रिस्क असेसमेंट आपको रिवाइज करनी पड़ेगी, रिस्क बढ़ सकता है आपका, ठीक है। अच्छा फिर वो कहते हैं फॉर एनी नॉन रिस्पॉन्स, अगर रिस्पॉन्स आया ही नहीं है, जवाब ही नहीं भेजा, अब क्या किया जाए। द ऑडिटर शुड परफॉर्म, हमें पता है ना अप्रोच हमारी क्या है, रिस्क देखो, एजर्शन देखो, स्पेशल अगर कोई है वो परफॉर्म करो या दूसरा करो। अच्छा कोई भी प्रोसीजर परफॉर्म किया, एविडेंस नहीं मिला, क्या करें, चुप हो के कह रहे स्कोप लिमिटेशन है, नहीं भाई ऑल्टरनेट प्रोसीजर परफॉर्म करें। अब हमने कंफर्मेशन भेजी है जिसके वापस आने के चांसेस कम ही होते हैं। बात सिंपल वही है, कस्टमर आपका नौकर नहीं है, वो कस्टमर उनका कस्टमर है, वो वैसे उनका भी नौकर नहीं है, उनकी रिक्वेस्ट पे भेज सकता है, लेकिन कोई कानून उसको पाबंद नहीं करता कि उसने हमें कंफर्मेशन देनी है। तो भाई फिर क्या करें, अगर नहीं आई तो क्या किया जाए, ख़त्म कर दें, कह रहे स्कोप लिमिटेशन है, नहीं ऑल्टरनेट प्रोसीजर परफॉर्म करें, ठीक है। आगे उसने कहा दो फॉर अ नॉन रिस्पॉन्स टू अ वाइटल पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट द ऑडिटर विल नीड टू कंसीडर द इम्प्लीकेशन फॉर हिज ऑडिट रिपोर्ट। वाइटल कंफर्मेशन पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट अगर आपने भेजी हुई है, कोई वाइटल से मतलब बड़ी अहम है, जैसा कि बैंक्स है, बैंक को अगर आप कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भेजते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि उसके अलावा कोई सॉलिड एविडेंस ही नहीं है। बैंक स्टेटमेंट का क्या प्रिंटेड फॉर्म में आती है, वो आपको फेक बना के दे दे क्लाइंट। बैंक कंफर्मेशन, बैंक के ठप्पे लगे हुए जब उसके बैंक से आई ना डायरेक्ट आ गए, वो बड़ा ज़रूरी है। और इंटरेस्टिंगली इसके ऊपर स्टेट बैंक की तरफ से भी डायरेक्शंस हैं बैंक्स को कि अगर आपको किसी कंपनी के ऑडिटर की एक्सटर्नल कंफर्मेशन आती है, आपने लाजमी रिप्लाई करना है। ये तो खैर उनकी जिम्मेदारी है ना, लेकिन क्योंकि इसकी वजह से हमें फिर ये लगता है कि यार ये बैंक रिप्लाई करेगा, तो हम कंपनी के पीछे भी पड़ते हैं कि भाईजान हमें लेकर दें बैंक से कंफर्मेशन। क्यों, क्योंकि बड़ा ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा बैंक को आगे हम पढ़ेंगे कि बैंक बैलेंस जो देखना होता है आपने, उसका सबसे ज़्यादा तो तगड़ा एविडेंस मिलता है इससे है। बाकी बैंक स्टेटमेंट्स फेक बन जाती है, लोगों ने बैंक की स्टैंपें फेक बनाई हुई हैं। हर समय वैसे मज़े की बात है कि लोग बैंक कंफर्मेशन भी फेक बना देते हैं, ठीक है, बैंक भी मिले होते हैं। खैर लेकिन थ्योरेटिकली भाई बड़ा ज़रूरी है। तो इसने कहा कि अगर आपको कंफर्मेशन नहीं मिलती, इसका ये मतलब नहीं है कि दुनिया का एंड हो गया भाईजान, ऑल्टरनेट प्रोसीजर परफॉर्म करें, अनलेस
इतनी ज़्यादा ज़रूरी थी कंफर्मेशन के, इससे ही सारा एविडेंस मिलना था। तो फिर भाई आप उसके वजह से ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर देखें इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है, दो चीज़ों का आता है, मिस स्टेटमेंट का या स्कोप लिमिटेशन का। मिस स्टेटमेंट तो है ही नहीं ना, मिस स्टेटमेंट तो है अगर कोई चीज़ गलत कर ली, अकाउंटिंग पॉलिसी गलत है, कोई फिगर्स गलत हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट गलत है, डिस्क्लोजर गलत है, ये इनमें से कुछ भी नहीं है, ये तो एविडेंस ही नहीं मिला, पता ही नहीं लगा गलत भी है कि सही भी है। तो इसका मतलब स्कोप लिमिटेशन वाला इफेक्ट सही है, वो क्वालिफिकेशन वगैरह होगा आइजा 705 में पढ़ेंगे वो। अच्छा, अब वो कहता है कि द ऑडिटर शुड इन्वेस्टिगेट ऑल एक्सेप्शंस। एक्सेप्शन का मतलब क्या है, एक्सेप्शन का मतलब है कि अगर जवाब वो वाला नहीं आया या नॉन रिस्पॉन्स है, नॉन रिस्पॉन्स को भी एक्सेप्शन ही कंसिडर किया जाता है वैसे, ठीक है। वो कहता है कि द ऑडिटर या अमाउंट डिफरेंट है, सही है, वो एक एक्सेप्शन है। द ऑडिटर शुड इन्वेस्टिगेट ऑल एक्सेप्शंस टू डिटरमिन वेदर दे इंडिकेट मिस स्टेटमेंट। हो सकता है कि आपने फॉर एग्जाम्पल 50 रिसीवेबल्स थे, आपने उसमें से 15 को भेजा, सबका किसी का ऑलरेडी 5 लाख लिखा हुआ है, 3 लाख भेज रहा है, उसने आगे से लिख के दे दिया। किसी का आपने 8 लाख लिखा हुआ है, उसने आगे से 7 लाख लिखा है, कर आगे आपने सब की एक शीट बनती है प्रॉपर, ठीक है। ये आगे आप देखेंगे इसमें नहीं बल्कि इन्होंने बनाई है, खैर इसकी ये समरी तो हम देख लेंगे, लेकिन इसकी ना एक कंट्रोल शीट होती है, ठीक है। वो भी वैसे मैं आपको इधर थोड़ा सा बना के दिखाता हूँ, ये पढ़ लेते हैं तो भाई आप, ताकि वहाँ से पता चले आपको, ठीक है। उससे आप फिर आइडिया लगाएं इसमें से आपके मुताबिक मजीद इन्वेस्टिगेशन किस पे रिक्वायर्ड हो सकता है, फ्रॉड ही ना हो किसी के अंदर इन्वॉल्व हो चीज़ों के। देन द ऑडिटर शुड इवेल्युएट द रिजल्ट्स एज अ होल। अब पूरे रिजल्ट्स को एज अ होल देखें टू डिसाइड वेदर दे प्रोवाइड रेलेवेंट एंड रिलायबल ऑडिट एविडेंस और वेदर फर्दर एविडेंस इज नीडेड, सही है। अब आपने सारा कर लिया, सारी कंफर्मेशन, कोई आई या कोई नहीं आई, मतलब टोटल हो गया ना, काम एंड हो गया। अब वहाँ से आप फिर आइडिया लगाएं कि अब क्या करना है, क्या इधर से मुझे एविडेंस मिल चुका है, हो सकता है सारी आपको मिल गई हो और रिलायबल भी हो, या हो सकता है कि आपको लगे यार ये रिलायबल नहीं है, इसके ऊपर फर्दर प्रोसीजर देखें, फिर भी नहीं, रिलायबिलिटी के ऊपर फिर भी शक पड़ रहा है, तो हो सकता है कि आप रिस्क असेसमेंट भी रिवाइज करें और ऑल्टरनेट प्रोसीजर परफॉर्म कर लें, ठीक है। या हो सकता है कि कंफर्मेशन आई ही नहीं है, फिर ऑल्टरनेट प्रोसीजर परफॉर्म करें। तो जो भी है वो कहता है रिजल्ट आपके सामने आ चुका है, ठीक है। ये एक बस पढ़ लें, फिर मैं आपको ना इसका टेबल एक बना के देता हूँ। उसने कहा मैनेजमेंट से रिफ्यूज़ल टू अलाउ द ऑडिटर टू सेंड अ कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। हाँ, अगर मैनेजमेंट अलाउ नहीं करती आपको, मैनेजमेंट कहती नहीं भाई नहीं भेजने देनी मैंने आपको रिक्वेस्ट, अब क्या किया जाए। कहते हैं इफ़ मैनेजमेंट रिफ्यूजेस टू अलाउ द ऑडिटर टू सेंड अ कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, द ऑडिटर शुड क्या करना चाहिए, इंक्वायर एज टू मैनेजमेंट्स रीज़न। भाई उसका रीज़न तो पूछो, हो सकता है कि वैलिड रीज़न हो सकता है कि मैनेजमेंट कहे कि इस क्लाइंट के साथ, इस कस्टमर के साथ हमारा फड्डा है, ठीक है, तो डिस्प्यूट चल रहा है, देख लें ये केसेस चल रहे हैं, तो ऐसे ही हम अभी इस सिचुएशन में नहीं है कि हम उनसे बैलेंस वगैरह, ये कभी भी हमें सही नहीं बताएगा बैलेंस, ठीक है, कोई रीज़न हो सकती है। उसने भाई रीज़न बताई, अब आपने उसकी रीज़न की वैलिडिटी, उसकी रीज़न जो है उसको जस्टिफिकेशन उसकी देखनी है, उसके ऊपर ऑडिट एविडेंस लेना है। देन इवैल्यूएट द इम्प्लीकेशन ऑफ मैनेजमेंट रिफ्यूजल ऑन द ऑडिटर्स असेसमेंट ऑफ रेलेवेंट रिस्क। और साथ ही रिस्क भी तो हो सकता है ना, हो सकता है मैनेजमेंट जानबूझ के कह रही हो, तो भाई अपनी रिस्क असेसमेंट के ऊपर भी उसका इम्पैक्ट देखो। देन एंड परफॉर्म ऑल्टरनेट प्रोसीजर, और परफॉर्म ऑल्टरनेट प्रोसीजर, जाहिर है अगर वो भेजने ही नहीं दे रहा आपको तो क्या कर सकते हैं भाई, स्कोप लिमिटेशन तो नहीं ना कह देंगे भाग के, फिर ऑल्टरनेट प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे। इफ़ द ऑडिटर कंक्लूड्स दैट मैनेजमेंट इज रिफ्यूजल टू अलाउ द ऑडिटर टू सेंड अ कंफर्मेशन इज अनरीजनेबल, उसको लगता है बिला वजह मुझे तंग कर रहा है, और द ऑडिटर इज अनएबल टू ऑब्टेन रेलेवेंट रिलायबल ऑडिट एविडेंस फ्रॉम ऑल्टरनेट प्रोसीजर। उसने कहा भाई या तो हमें लग रहा है कि ये अनरीजनेबल है, अनजस्टिफाइबल है, बिला वजह रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है, बार कर रहा है हमें भेजने से, या ऑल्टरनेट प्रोसीजर परफॉर्म करके भी हमें एविडेंस नहीं मिला, फिर क्या होगा। द ऑडिटर शैल कम्युनिकेट, या भी वो डायरेक्टर्स को बताएगा आइजा 260 के मुताबिक, कम्युनिकेशन विद दो चावरी गवर्नेंस, कि भाई जान ये मसला है, बताएं इसका क्या करना है, एविडेंस लेके दो, वरना आइजा 705 के मुताबिक मैं रिपोर्ट मॉडिफाई आपकी कर दूंगा, स्कोप लिमिटेशन है। आगे बात समझ। अच्छा, अब इसको ना प्रोसेस को बड़ा तसल्ली के साथ समझना, फॉलो करना है। पहले ना मैं आपको कोशिश करता हूँ यहाँ पे एक प्रैक्टिकली जिस तरह होती है ना कंफर्मेशन, इसको ना हम कह रहे होते हैं, इसका नाम डिफरेंट फॉर्म्स यूज़ कर लेती हैं हम लोग, तो करते हैं इसकी कंफर्म एक्सटर्नल कंफर्मेशन सर्कुलराइजेशन, सर्कुलेट करना शीट, इसका ये नाम भी हो जाता है, या हम इसको एक्सटर्नल कंफर्मेशन कंट्रोल शीट भी कहते हैं,
एक्सटर्नल, भाई मकसद तो पता लग गया ना कि सिर्फ रिसीवेबल में नहीं जाती, पेएबल में भी जा सकती हैं, कोई और बैलेंसेस हैं, लीगल एडवाइज़र को भी जा सकती है, टैक्स एडवाइज़र को भी जा सकती है, लोन लिया हुआ है उसको भी बंदे को जा सकती है, बैंक को जाती है। ठीक है, तो जब भी थर्ड पार्टी से आपने इन्फॉर्मेशन लेनी हो मोस्टली अबाउट द बैलेंसेज, या अगर कभी कभी इंक्वायरी भी करनी हो थर्ड पार्टी की, तो आप एक्सटर्नल कन्फर्मेशन की सूरत में कर सकते हैं। अच्छा, या हम इसको क्या कहते हैं, एक्सटर्नल कन्फर्मेशन कंट्रोल शीट, क्योंकि आइजा 505 कहता है कि भाईजान एक्सटर्नल कन्फर्मेशन के ऊपर कंट्रोल किसका होना चाहिए, ऑडिटर का होना चाहिए। बातें लिंक्ड हैं, बातें अलग अलग नहीं है, अलग अलग समझोगे सब कुछ ख़राब कर लोगे कॉन्सेप्ट्स अपने। आइजा 505 में लास्ट लेक्चर में हमने क्या कहा कि आइजा 505 आपको ऑडिटर को चाहता है कि भाईजान आपका कंट्रोल हो, पार्टी किसको भेजना है आप डिसाइड करें, किस तरह से भेजना, कंटेंट क्या होगा ये आप डिसाइड करें, डायरेक्ट आपको आए, कंट्रोल आपका होना चाहिए। अगर कंट्रोल नहीं है हाथ में, इट इज़ नॉट अ डायरेक्ट एक्सटर्नल कन्फर्मेशन, ये रिलायबल एविडेंस ही नहीं है। ठीक है, कोई फ़ायदा ही नहीं है उसको लेने का। आगे समझ, तो ये कंट्रोल शीट एक किस्म की या सर्कुलराइजेशन शीट बनने लगी है। अच्छा, अब इसमें हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल हम कह लेंगे डिफरेंट टेबल्स, वो जो है कॉलम्स बन जाएंगे आपके। ठीक है, लेट्स से ये आ गया जी सीरियल नंबर आपका, मतलब सीरियल नंबर जितनी पार्टीज़ को भेजना है। वर्किंग पेपर बन रहा है बेसिकली आइजा 230 का, पता है ना। वर्किंग पेपर में ऊपर तो लिख लोगे ना प्रिपेयर्ड बाय डेटेड आ जाएगा, फिर रिव्यूड बाय डेटेड, क्लाइंट का नेम शेम, वो तो हर वर्किंग पेपर, हर डॉक्यूमेंट जो आपने ऑडिटर ने बनाना होता है उसकी टीम ने, उसके ऊपर ये चीज़ें होती हैं। क्लाइंट का नेम, फाइनेंशियल ईयर एंड, ठीक है, पर्पस क्या है डॉक्यूमेंट का, फिर किसने बनाया है, कब बनाया है, रिव्यू किसने किया है, कब किया है, वो तो ऊपर चीज़ें आ जाएंगी। ये हम उससे नीचे वाली देख रहे हैं। अच्छा, सीरियल नंबर आ गया, फिर हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी फॉर एग्जांपल पार्टी नेम, पार्टी का नेम क्या है। ठीक है, ये आ गया। फिर हम यहाँ पे लिख लिया जी अमाउंट एज पर जीएल, जनरल लेजर के मुताबिक क्या अमाउंट थी इसकी, क्योंकि आपको पता है कि ट्रायल बैलेंस के अंदर तो हेड आता है ना पूरा इकट्ठा होके, उसमें तो रिसीवेबल सारे आ रहे होंगे, उसमें तो पेबल्स का टोटल आ रहा होगा, तो अमाउंट अलग अलग कहाँ पे आ रही होगी, लेजर्स में। पता है ना, अकाउंटिंग आई बिलीव इतनी तो पढ़ ली है यार, ये बेसिक है ना, कि ट्रायल बैलेंस में रिसीवेबल सारे, हो सकता कोई 200 रिसीवेबल्स हों तो वो 200 लेजर्स बने होंगे, लेकिन ट्रायल बैलेंस के अंदर इकट्ठी 200 की कंपाइल करके अमाउंट आ रही होगी टोटल करके। तो हमें टोटल वाली थोड़ी चाहिए, हमने तो बीच में पार्टियों को भेजना है, तो पार्टियाँ कहाँ से मिलेगी, लेजर से मिलेंगी। अमाउंट एज पर लेजर। ठीक है, अब आगे हम ये लिख सकते हैं कि जी कंफर्मेशन, और ये ऑब्वियसली सारी पार्टीज़ का नहीं, अगर तो पार्टी 2-3 है तो हो सकता है आप 2-3 को भेज दो, बाकी ये सैम्पल बेसिस पे होता है। तो आपने आइजा 530 के मुताबिक जो अपनी सैम्पलिंग की होगी आपने उसके अकॉर्डिंग भेजना है, अपनी रिस्क असेसमेंट को देखते हुए, मटीरियलिटी को देखते हुए कितने लोगों को भेजनी है। अच्छा जी, कंफर्मेशन सेंट ऑन, ये भाई आपकी है कि किस डेट पे आपने कंफर्मेशन भेजी है। ठीक है, फिर आप आगे लिख सकते हो जी कंफर्मेशन रिसीव्ड ऑन, किस डेट पे कंफर्मेशन आपको रिसीव हुई है, या नहीं हुई तो क्रॉस लग जाएगा सिंपल कि भाई हुई नहीं है। कंफर्मेशन रिसीव्ड डायरेक्टली रिसीव हुई है, टिक्कें लगनी चाहिए इस खाने में सारी, मतलब जो जो रिसीव हुई हैं उनकी। अगर अनटिक है तो वो रिलायबल नहीं है, फिर सही है ना। अच्छा जी, फिर आप यहाँ पे कर लो जी रिलायबिलिटी, अगर रिलायबिलिटी ओके है इसकी तो फिर ही इसको कंसिडर करेंगे ना। अगर इस शीट के अंदर वही आएंगे जो रिलायबल है, अगर अनरिलायबल है तो उसके ऊपर अलग से डॉक्यूमेंट करो कौन कौन से प्रोसीजर परफॉर्म किए और क्या रिजल्ट निकला है। ठीक है, अच्छा जी, ये आपका आ गया। अब यहाँ पे आएगा जी फॉर एग्जांपल, ये वैसे ज़रूरी नहीं कि इस तरह ही करना है, आप पीछे भी अमाउंट लिख सकते हो, ये वाली, ये जो मैं इधर लिख रहा हूँ, बैलेंस एज पर कंफर्मेशन के मुताबिक बैलेंस क्या है जी, ये आपने लिखना है। ठीक है, क्योंकि ये और वो मैच करने चाहिए ना। यहाँ पे आप लिख लो जी डिफरेंस, फॉर एग्जांपल इसको अगर हम ए नाम दे दें इस कॉलम को, ठीक है, वैसे साथ साथ लिखे जाते हैं, इसको बी, और ये हमारा हो जाएगा सी क्या है, ए माइनस बी। इन दोनों में फ़र्क क्या है, कभी ये ज़्यादा हो सकता है कभी वो ज़्यादा हो सकता है।
ठीक है, अब एक कोई और जगह कम है वैसे तो और भी इसमें बना सकते हैं, डिपेंड कर रहा होता है ना कि आपकी फर्म किस तरह के प्रोसीजर कर सकती है, इसके अंदर मज़ीद भी चीज़ें ऐड हो सकती हैं। तो रिमार्क्स से मुराद है कि जी क्या ये एविडेंस इसके ऊपर मिल गया है या नहीं मिला। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल ये एक पार्टी है, लेट्स से कोई कस्टमर है, कोई पेएबल है, व्हाटएवर, फॉर एग्जांपल यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। लेट्स से जी कोई पार्टी है आपकी असलम ट्रेडर्स, ठीक है जी, कोई असलम ट्रेडर्स भाईजान आपके हैं पार्टी, हमने कहा जी कि जीएल के अंदर इनकी अमाउंट आ रही है फॉर एग्जांपल 5 लाख रुपया। ठीक है, कंफर्मेशन सेंट ऑन, किस डेट पे हमने कंफर्मेशन भेजी, हम लेट्स से जी ऑडिट कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर एंड 30 जून 2024 का। ठीक है, तो हमने फॉर एग्जांपल हम अगस्त में गए थे वहाँ पे, तो हमने लेट्स से जी 8 अगस्त 2024 को कंफर्मेशन भेजी थी और हमें कंफर्मेशन रिसीव भी हो गई है फॉर एग्जांपल 17 अगस्त 2024, 17 अगस्त 17 अगस्त 2024 को हमें रिसीव होगी है जी। अब हमने कहा जी कंफर्मेशन रिसीव्ड डायरेक्टली, भाई क्या ये डायरेक्टली रिसीव हुई है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा तमाम एलिमेंट्स जो हमने देखने हैं, रिलायबिलिटी वगैरह कोई मसला तो नहीं किसी तरह का लग रहा, तो हमने कहा कि जी रिलायबिलिटी ओके है इसकी। हमने अब लिखा जी बैलेंस क्या है, पर्चा खोल के देखा, डायरेक्ट कंफर्मेशन का जो लेटर था वो खोल के देखा, हमने कहा जी बैलेंस कितना है, हमने कहा जी 5 लाख रुपया ही लिखा हुआ है। अच्छा ये डिफरेंस क्या है, 0, रिमार्क्स के आगे जी वैलिड है, या आप ये लिख लोगे सफिशेंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस हमें मिल चुका है। और आइए गल समझ। अच्छा अब हम गए फॉर एग्जांपल एक और पार्टी कोई कर लेते हैं, हम गए जी, हमने कहा लेट्स से XYZ लिमिटेड कोई कंपनी थी, वो भी हमारी कस्टमर थी या सप्लायर थी, हमारे लेजर में बैलेंस आ रहा है जी फॉर एग्जांपल उसका 3.5 लाख का। ठीक है, हमने ये भी कंफर्मेशन इकट्ठी इसी डेट पे भेज दी थी। ठीक है, हमें फॉर एग्जांपल ये रिसीव हुई है लेट से 25 अगस्त को, अभी हम उधर ही बैठे हुए हैं, इस डेट को हमें रिसीव हुई है। हमने कहा जी कि क्या डायरेक्टली रिसीव हुई है, लेट से हमने कहा ओके, रिलायबिलिटी के ऊपर हमें कोई मसला नहीं है। बैलेंस जब उसका देखा तो उसके अंदर बैलेंस आ रहा है फॉर एग्जांपल भाई कोई कुछ और कर लो, मतलब 2.5 लाख रुपया। अब हमने क्या कहा कि भाई 2.5 लाख है तो फ़र्क इसके ऊपर आ गया कितने का, 1 लाख रुपए का। ठीक है, अच्छा और हमारे लिए लेट्स सपोज हमारी मटीरियलिटी के हवाले से बहुत ज़्यादा फ़र्क है, हो सकता है कि आपकी मटीरियलिटी लेट से हो कि 50 करोड़, कोई 10 करोड़, कोई 15 करोड़, 20 करोड़, आपके यहाँ 1 लाख रुपया तो कुछ फ़र्क ही नहीं है, आप इग्नोर भी कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं कि बहुत बड़ा फ़र्क है, तो भाई हम क्या कहेंगे कि जी फ़र्क तो इसके ऊपर आ गया है, तो अब इसको फर्दर इन्वेस्टिगेशन इस पे चाहिए। फर्दर इन्वेस्टिगेशन से मुराद है भाई क्लाइंट के पास जाएंगे, उसे कहेंगे सर जी फ़र्क क्यों आ गया है, फ़र्क को रिकनसाइल करवाएं। अगर वो फ़र्क रिकनसाइल करवा देंगे सर ये वाली फिगर है और हम उसके ऊपर एविडेंस ले लें, वेल एंड गुड। ठीक है, अगर वो नहीं करवाते तो ऑब्वियसली ये एक मिस स्टेटमेंट कंसीडर होगी, मिस स्टेटमेंट कंसीडर होगी, हम उनको कहेंगे जी एडजस्टिंग एंट्री पास कर लो। अगर वो एडजस्टिंग एंट्री पास कर ले फिर से वेल एंड गुड, अगर वो नहीं पास करते देन हम अपनी मटीरियलिटी को देखते हुए इसको मॉडिफाई वगैरह अपनी रिपोर्ट को करेंगे। ठीक है, अच्छा अब अगला केस एक और देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल जी हमारी है जी कोई कंपनी गैलेक्सी ऑप्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, एक और हमारा कस्टमर है जी, उससे हमने फॉर एग्जांपल 18 लाख रुपया उससे बैलेंस आ रहा है, हमने कंफर्मेशन उसको भेजी 8 अगस्त 2024 को। कंफर्मेशन भाई रिसीव ही नहीं हुई हमें अभी तक। ठीक है, कंफर्मेशन डायरेक्टली भी फिर कोई नहीं है, वैसे रिलायबिलिटी भी कुछ भी नहीं है, बैलेंस भी हमारा क्या है 0 है इसके ऊपर। इसका मतलब है कि अभी तक फ़र्क हमारा उतने का उतने में कंफर्म नहीं हुआ, तो हम यहाँ पे क्या फिर आगे इसका करेंगे परफॉर्म भाई क्या परफॉर्म करो, ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर। भाईजान ऑडिट प्रोसीजर ऑल्टरनेट वाले परफॉर्म करें आप इसके ऊपर, क्योंकि इसके ऊपर हमें एविडेंस नहीं मिला। लेकिन अगर नहीं मिला तो क्या स्कोप लिमिटेशन, नहीं पहले ऑल्टरनेट सर वो देखें, अप्रोच वही है, उसी को फॉलो करते हुए इंशाल्लाह चलेंगे। और आइए कोई समझे नहीं, ठीक है जी। तो ये हमारा इस तरह होता है, रिसीवेबल्स में भी, पेएबल्स में भी, लोन्स अगर दिए हुए हैं किसी को, चाहे करंट है नॉन करंट है, बैंक बैलेंसेस वगैरह जितने बैंक्स हों उनकी डिटेल्स आ जाती हैं। ठीक है, तो इस तरह कुछ हमारा बन रहा होता है।
ठीक है। अब वो जो फर्दर प्रोसीजर परफॉर्म करने उसका ऑब्वियसली डॉक्यूमेंट अलग होगा, वो तो प्रोसीजर अलग है ना, ये तो सिर्फ एक एक्सटर्नल कन्फर्मेशन का डॉक्यूमेंट है। फर्दर प्रोसीजर जो भी परफॉर्म करने उनका अलग होगा, वो आमतौर पे 2 प्रोसीजर्स होते हैं, ठीक है। वो भी आगे डिस्कस कर लेंगे। एक प्रोसीजर होता है, क्योंकि ये बैलेंसेज हैं तो भाई ये बार में रिकवर भी तो होने चाहिए या पे भी तो होने चाहिए। अगर पेबल्स हैं तो बार में पे होने चाहिए, रिसीवेबल हैं तो अब आप सब्सिक्वेंटली बैठे हुए ना, ऑडिट कर रहे हैं वहाँ पे, ये तो 30 जून तक का था, आपको बैठे बैठे लेट से 30 सितंबर हो गया, तो भाई 3 महीनों में कुछ तो हुआ ही होगा। तो तब फिर देखा जाता है कि यार ये जो 18 लाख रुपए की कंफर्मेशन भी नहीं आई थी आज की डेट तक, इसमें से क्योंकि रिसीवेबल था तो कितने पैसे रिसीव हो चुके हैं। अगर तो अब वो हमने अगेन वो जो बातें डिस्कस की हुई थी, एजिंग एनालिसिस देखते हैं कि क्लाइंट के मुताबिक आम तौर पे इतने दिनों में आए थे, तो भाई देखें क्या उसके मुताबिक आए हैं। अगर तो आ चुके हैं, वेल एंड गुड्स, एविडेंस मिल गया। अगर बहुत ही कम आए हैं तो फिर 2 मसाइल हैं। एक तो यह कि पूरी की पूरी फिगर वेरीफाई नहीं हुई, हमें तीसरा ऑल्टरनेट स्टेप करना पड़ेगा। एक और क्या है इसके अंदर, हमें यह भी पता लग गया कि यार इनके अकाउंटिंग एस्टीमेट भी ठीक नहीं है। इन्होंने तो कहा 30 दिन में आएगा, ये कौन सा एस्टीमेट आज 90 दिन हो गए, ठीक है। तो देखें बात से बात जुड़ रही है, वहाँ पे जाके भी आप इसकी इम्प्लीकेशन फिर देखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब ज़रा आए जी आगे। अभी फिलहाल पढ़ते हैं जी, 2 तरह की वो कहते हैं कंफर्मेशन होती है। ए, और ये थ्योरी का क्वेश्चन अक्सर आया था पेपर में। ये जो हम एक्सटर्नल कंफर्मेशन भिजवा रहे हैं 2 तरह की होती हैं। एक को कहते हैं पॉजिटिव कंफर्मेशन, एक को कहते हैं नेगेटिव कंफर्मेशन, ठीक है जी। नेगेटिव कंफर्मेशन याद है हमने किसी दौर में बिजनेस लॉ में पढ़ा था, नेगेटिव कंफर्मेशन इज़ नॉट अ वैलिड एक्सेप्टेंस, कि भाई अगर तुम खामोश रह गए तो मैं समझ लूँगा ठीक है। वो बात यहाँ पे कर रहा है, यहाँ पे वो थोड़ा सा उसको अलाउ कर देता है, ठीक है। वो भी देखते हैं। देखो उसने पहले कहा जी पॉजिटिव और नेगेटिव कंफर्मेशन 2 तरह की हो सकती हैं। पॉजिटिव कंफर्मेशन क्या है? पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट आस्क द कस्टमर, हम कस्टमर से कहते हैं टू रिप्लाई टू द ऑडिटर वेदर और नॉट ही एग्रीज विद द बैलेंस। भाई बताएं क्या आप एग्री करते हैं या नहीं करते, दोनों चीज़ें बताएं। अगर एग्री करते हैं फिर भी बताएं, एग्री नहीं करते फिर भी बताएं। ऑन इज अकाउंट इन क्लाइंट्स कंपनी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एज एट द डेज सिलेक्टेड फॉर कंफर्मेशन। एज एट द डेट मतलब जाहिर हम उसे कहते हैं 30 जून का बैलेंस है, 30 सितंबर का बैलेंस है, जो भी बैलेंस हो उस डेट का बताते हैं। पॉजिटिव कंफर्मेशन कैन बी ऑब्टेन्ड इन आइदर ऑफ 2 वेज। भाई 2 तरीकों से पॉजिटिव कंफर्मेशन आ सकती है, बड़ा इंटरेस्टिंग। अच्छा, ये सबसे कमाल किस्म की कंफर्मेशन है, लेकिन ये मिलती कम है, इतना वेला नहीं होता उनका कस्टमर के वो आपको इतनी घास चले, इसलिए फिर आपको दूसरे तरीके पे जाना पड़ जाता है। अच्छा खैर, मतलब नेगेटिव कंफर्मेशन में 2 तरीके हैं भाई पॉजिटिव कंफर्मेशन के। पहला तरीका क्या है? बाय प्रोवाइडिंग द कस्टमर विद डिटेल्स ऑफ द बैलेंस ऑन हिज अकाउंट। अपनी कंफर्मेशन के अंदर लिखे हुए कि जी फलां ये जो कंपनी का हम ऑडिट कर रहे हैं, इनके अकाउंट्स में आ रहा है कि इन्होंने आपसे 10 लाख रुपया लेना है, रिसीवेबल बैलेंस आ रहा है, या अगर देना है पेबल है तो 10 लाख रुपया देना है, उनको बैलेंस पहले ही बता दो, ठीक है। और asking him to indicate his agreement that his information is correct or not, और उससे कहोगे यार सिर्फ आप ये बता दो ये वाली इन्फॉर्मेशन करेक्ट है या नहीं है, ठीक। ये एक तरीकाकार है। अब इसमें कई बार मसला क्या होता है कि अगला बंदा बगैर पढ़े ना, जब पहले लिखा हो तो कहता है यार बस सही है यार, जान छुड़वाओ, देने तो क्लाइंट ने हैं ही जो भी देने हैं, अब कौन ढूंढे कौन लिखे, सही है। ये एक तरीकाकार है, ये मतलब इजी है, इसका रिप्लाई आ जाता है अक्सर, लेकिन फिर इसकी रिलायबिलिटी थोड़ी सी कम होती है, क्योंकि हो सकता है उसने हमें सरसरी सा फिल कर दिया हो। दूसरा क्या है? बाय आस्किंग द रिस्पोंडेंट टू प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ हिज बैलेंस। खुद नहीं बैलेंस बताना उसको कि हमने कितने इधर कितने लिखे हुए हैं, उसको नहीं ये बताना, उसको सिंपल ये पूछना है कि सर आपके पास कितना बैलेंस पड़ा हुआ है। अब ये जो दूसरी है बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, अच्छी चीज़ है, वो ढूंढ के एक्यूरेट अमाउंट बताएगा। जब वो आ जाएगी अमाउंट आपके पास से बना होगा, आप फिर उसकी वाली अमाउंट को लिखें, अपने वाली को लिखें, वेरीफाई का हो जाएगा, बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन क्लाइंट का जो कस्टमर है वो कहता है क्यों खपूँ भाई मैं, मुझे क्या ज़रूरत पड़ी, मुझे कितने नफल का स्वाब है कि अगर मैं ये इसको ढूंढ के लिख कर भेज दूँ तो मुझे क्या मिलना है, कुछ भी नहीं, तो वो क्यों खपूँ। तो ये बहुत ही अच्छा एक एविडेंस है, लेकिन ये इसका ना रिस्पॉन्स रेट बहुत कम है, बहुत कम कस्टमर्स जो हैं इस कंफर्मेशन का रिप्लाई करते हैं। अब उसने कहा दिस शुड प्रोवाइड रिलायबल और एविडेंस, हाउ एवर देयर इज अ रिस्क विद मेथड 1। मेथड 1 में एक रिस्क क्या है कि भाई जी कंफर्मेशन रिक्वायर विदाउट चेकिंग द इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट, क्योंकि आपने लिख दिया था यार 10 लाख रुपए इन्होंने आपका देना, उसने कहा यार साइन मार भेज इसको, अब कौन देखे, ये तरीका। दूसरे के अंदर ये है कि भाई क्लाइंट कस्टमर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो उसको देख कर दे, ठीक है, तो इसलिए लो रिस्पॉन्स रेट। और आगे गल समझ। तो भाई पॉजिटिव कंफर्मेशन में क्या है? पॉजिटिव कंफर्मेशन ये है कि हम कस्टमर को कह रहे हैं कि भाईजान
आपने लाजमी तौर में हमें हाँ या ना में बताना है। अब इसको दो तरीके हैं, एक तो ये है कि मैं आपको बैलेंस बता देता हूँ, आप इसका बता रहे हैं कि क्या यही वाला बैलेंस आपके पास लिखा हुआ है, यस कर दें या नो कर दें, ठीक है। और दूसरा तरीका कार क्या है, मैं बैलेंस बता ही नहीं रहा उसको, मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ कि आपके पास क्या लिखा हुआ है, तो ये पॉजिटिव कन्फर्मेशन है, ठीक है। अच्छा, अब नेगेटिव है। पॉजिटिव से मुराद है कि जवाब लाजमी आपने देना है, ओके। नेगेटिव क्या है, नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वायर आस्क द कस्टमर टू रिप्लाई टू द ऑडिटर ओनली व्हेन ही डिसएग्रीज। वो कहता है सिर्फ जब आपकी ना होगी ना वो आपने बतानी, वरना मैं इसको हाँ समझ लूंगा। याद आ गया बिजनेस लॉ का कॉन्सेप्ट, हमने क्या कहा था, नेगेटिव कंफर्मेशन, साइलेंस वगैरह इज नॉट एक्सेप्टेंस, यही बात यहाँ पे वो ये लेकिन अलाउ कर रहा है, ठीक है। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट नहीं है ना ऐसे, ये एक तरीका कार है नेगेटिव कंफर्मेशन। क्योंकि देखो कस्टमर जो है वो कोई पाबंद नहीं है आपको रिप्लाई करने का। अब ऑडिटर को यह है कि यार एविडेंस भी लेना है तो क्या करूँ, कंफर्मेशन ही भिजवानी पड़ेगी, और तो कोई एविडेंस समझ में नहीं आ रहा, तो यार इनको मैं कंफर्मेशन भिजवाता हूँ, लेकिन मैं ये लिख देता हूँ कि यार ये इतना 10 लाख रुपया पड़ा हुआ है, अगर तो आप डिसएग्री हो ना इसके साथ फिर आप मुझे रिप्लाई कर दो, अदरवाइज अगर इतना ही है ना तो आप रिप्लाई ना करो, मैं यही समझ लूँगा कि आपके अकाउंट्स में भी 10 लाख लिखा हुआ है। अब ये ऑब्वियसली एक लेस रिलायबल है, क्योंकि रिप्लाई ना करने की रीज़न सिर्फ यही थोड़ी हो सकती है कि एग्री नहीं कर रहा या एग्री कर रहा है, ये रीज़न सिर्फ थोड़ी हो सकती है, और बड़ी रीज़न्स हो सकती हैं। हो सकता है वो उसका मूड ही ना हो करने का, वो या वो कहे कि यार दफ़ा करो, किस काम में पड़ गए, हमारा क्या ताल्लुक है, और बहुत सी रीज़न्स हो सकती हैं जिस वजह से वो आपको रिप्लाई ना करना चाह रहा हो। लेकिन आप ये समझ रहे हैं कि यार शायद बैलेंस एग्री कर गया इसलिए वो रिप्लाई नहीं कर रहा, आगे बात समझ, तो ये एक मसला है। तो भाई वो कहता है कि जी इफ़ नो रिप्लाई इज रिसीव्ड देयर इज नो एक्सप्लिसिट ऑडिट एविडेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ कस्टमर्स बैलेंस, द एब्सेंस ऑफ अ रिप्लाई कुड मीन दैट द कस्टमर एग्रीज विद द बैलेंस बट इज नॉट रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड रिटन एविडेंस। कहते हैं फिर हम ये समझते हैं कि यार देखो उसका रिप्लाई नहीं ना है, इसका मतलब है कि वो मान रहा है कि सही है, बस वो रिटन एविडेंस नहीं हमें दे रहा, ओके। ऑन द अदर हैंड द एब्सेंस ऑफ अ रिप्लाई कुड मीन दैट द कस्टमर हैज़ नॉट कैरिड आउट एनी चेक। इसका ये भी मतलब हो सकता है ना उसने देखा ही नहीं है, वही कि वो सीरियस नहीं लिया उसने। The use of negative confirmation requires therefore provide audit evidence that is less reliable, ठीक है, ये less reliable होता है। आइजा 505 भाई आपको सिर्फ 4 सिचुएशंस में अलाउ करता है नेगेटिव कंफर्मेशन, सिर्फ 4 सिचुएशंस में, ये आपने याद रखनी है, पेपर में आ जानी है कि जी पॉजिटिव कंफर्मेशन नेगेटिव कंफर्मेशन में फ़र्क क्या है। फ़र्क समझ आ गई है ना भाई। पॉजिटिव कंफर्मेशन में आप जवाब मांग रहे होते हो अगले बंदे से, दे या ना दे अलग बात है, लेकिन अगर वो जवाब नहीं देता तो आप उसकी बेस पे एविडेंस कोई भी गैदर नहीं करते हो। आप कहते हैं जवाब आएगा तो फिर ही है एविडेंस कंसीडर किया जाएगा। अब जवाब लेने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका क्या है कि आप बैलेंस लिख कर भेज देते हो, उसे पूछते हो यार हाँ ना करो इसको प्रॉपर, ठीक है, एक तरीका कार ये। दूसरा तरीका कार क्या है कि आप बैलेंस नहीं लिखते, उसी के कहते हो कि यार तुम लिख के बैलेंस भेजो। दूसरे वाले तरीके में रिस्पॉन्स रेट, उधर से जवाब आने के चांसेस बहुत कम है क्योंकि अगला नहीं इतना खपता। पहले वाले में रिस्पॉन्स थोड़ा बेहतर है, लेकिन मतलब इसमें भी ये हो सकता है कि वो फिर बगैर कोई ख़ास चेक किए सिर्फ आपको बैलेंस देकर उसी को साइन करके आगे से ओके करके भेज दे, ठीक है। अच्छा, अब एक तरीका अगर नेगेटिव कंफर्मेशन, उसमें क्या होता है, हमें लगता है यार कि यार जवाब आते नहीं है लोगों के, तो ऐसे करते हैं कि इनको बैलेंस लिख कर भेजते हैं और साथ एक लिख देते हैं कि अगर आप एग्री करते हो फिर आपको ज़रूरत नहीं है जवाब भेजने की, डिसएग्री करते हो फिर आप हमें जवाब भेज देना, ठीक है। अच्छा, अब आइजा 505 कहता है कि भैया अगर मैंने नेगेटिव कंफर्मेशन भिजवाना स्टार्ट कर दी, इन लोगों ने तो हर जगह भेजने लग जाना है, जबकि मुझे पता है कि ये लेस रिलायबल है, इसका कोई इतना रिलायबिलिटी तो है नहीं, लोग पता नहीं किस वजह से नहीं रिप्लाई करते, तो ये तो हर बार ये समझ लेगा कि एग्री कर रहा है बैलेंस। तो उसने कहा सिर्फ 4 सिचुएशंस हैं जहाँ पर मैं आपको अलाउ करूँगा। पहली, जहाँ पर रिस्क ऑफ मटीरियल मिसटेटमेंट बहुत कम हो एंड कंट्रोल्स हैव बीन टेस्टेड, कंट्रोल्स अच्छे हैं कंपनी के मसाइल वैसे ही कम होते हैं, कंट्रोल्स तगड़े लगे हुए हैं, कंट्रोल रिस्क कम है और रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट भी कम है, हमें लगता नहीं है कि यार इसमें कोई मसला होगा, वहाँ पे भेज लो, चलो सही है, समझ आती है। देन द पॉपुलेशन इज कंप्राइज ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल अकाउंट बैलेंसेज, भाई छोटे छोटे बैलेंसेज हैं। फॉर एग्जांपल आपको कोई 200-250 रिसीवेबल है, कोई 200-300 पेएबल है, छोटे छोटे बैलेंसेज हैं। अब ये बैलेंस की अमाउंट नहीं बताई जा सकती, क्यों? क्योंकि मटीरियलिटी डिफरेंट है। हो सकता है एक क्लाइंट के लिए 50 लाख रुपए छोटी सी अमाउंट हो, एक क्लाइंट के लिए 50,000 रुपये बहुत बड़ी अमाउंट हो, इसलिए उसने कहा कि आपने क्लाइंट की सर्कमस्टांसिस में देखना है कि अगर वो लार्ज जो है नंबर ऑफ स्मॉल अकाउंट्स हैं, छोटे छोटे अकाउंट के बहुत ज़्यादा कस्टमर हैं, तो फिर वो छोटे छोटे को भेजना है तो इतना ज़्यादा मटेरियल भी नहीं है वो, तो फिर भाई भेज लो इस तरह। या अ वेरी लो एक्सेप्शन रेट इज़ एक्सपेक्टेड, और बहुत लो एक्सेप्शन रेट है। लो एक्सेप्शन रेट से मुराद क्या है कि भाई आपको एक्सपेक्टेड ये है कि यार ये फ़र्क बहुत कम निकलना है कोई,
मतलब है कि आपकी रिस्क असेसमेंट है, आपने क्लाइंट के कंट्रोल्स टेस्ट किए हुए हैं, आपको लग रहा है कि यार ये फ़र्क अगर निकला भी ना बहुत ही कम निकला है, एक्सेप्शन रेट बहुत कम होगा, मतलब पहले ही आपको लग रहा है कि यार बैलेंसेस ठीक ही हैं काफ़ी हद तक, बस मैंने एक प्रोसीजर परफॉर्म करना है, फिर वो कहते हैं यार नेगेटिव भेज लो, फिर सही है। या द ऑडिटर इज नॉट अवेयर ऑफ सर्कमस्टांसेस विच वुड सीज द रिस्पोंडेंट टू इग्नोर हिज रिक्वेस्ट फॉर कंफर्मेशन। या आपको लगता है कि भाई नहीं वो जो है ना हर सूरत कंफर्मेशन तो ज़रूर पड़ता है वो हर सूरत, अगर कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस आपको नज़र आ जाएं, ठीक है, वो कह रहा है कि आपको कोई ऐसा सर्कमस्टांस नज़र नहीं आ रहा जिसकी वजह से आप ये कहें कि वो मेरी कंफर्मेशन नहीं पड़ेगा, तो इसका मतलब क्या है कि आपको लग रहा है कि वो मेरी कंफर्मेशन पड़ेगा ज़रूर, और अगर वो रिप्लाई नहीं कर रहा तो इसका मतलब फिर मुझे लेना चाहिए कि भाई वो एग्री कर रहा है। आइए बात समझ, तो 4 चीज़ें अगर वो कहता मौजूद होंगी फिर भाई आप नेगेटिव कन्फर्मेशन भेजें, वरना आपने नहीं भेजनी। ये पॉजिटिव कन्फर्मेशन की भाई एक एग्जाम्पल दी हुई है, ठीक है जी। चलें अब नेक्स्ट आ रहे हैं सैम्पल सिलेक्शन एंड परफॉर्मिंग द कंफर्मेशन एक्सरसाइज। भाई आपने किस तरह सैम्पल सेलेक्ट करना है, सैम्पल से मुराद जिन जिन को कंफर्मेशन भेजनी है और इसका तरीकाकार क्या होगा, ये जो बना लिया है इंशाल्लाह इससे हेल्प हो जाएगी। उसे सबसे पहले का ऑब्टेन और प्रिपेयर एन एजेड लिस्टिंग ऑफ रिसीवेबल। एजेड से मुराद है कि जिनका टाइम गुजर गया है, मतलब जाहिर है जो अब जो रिसीवेबल हैं आपके जो अचीव होने वाले थे, रिसीव होने वाले थे, ये आप आमतौर पर क्लाइंट से ले लेते हो लिस्ट के, भाईजान पार्टियों के नाम लिखें और बताएं इनके साथ आपकी क्या क्रेडिट टर्म्स हैं, कितने पीरियड के बाद ये आपको पैसे वापस करते हैं, वो आप सारा कुछ लिखें, क्योंकि अभी आप अच्छा भला आगे आ चुके हैं। जैसे हमने अगस्त में भेजा, हो सकता है आप जुलाई में भेज दें, लेकिन कहने का पर्पज़ है कि अभी आप तकरीबन सितंबर एंड तक वहाँ पर ही होंगे आमतौर पे। प्रैक्टिकली मैंने आपको बताया हो ना कि अक्टूबर 7 अक्टूबर तक ऑडिट रिपोर्ट आप मैक्सिमम लगाते हो, अगर एक्सटेंशन नहीं ली हुई एजीएम की, प्रैक्टिकली ये डेट चल रही होती है, ठीक है। तो आप फिर ऑब्वियसली एंड तक काम करते हो, तो आप तकरीबन कोई 90 के दिन गुजर चुके होते हैं जहाँ जब तक आप वहाँ पे मौजूद होते हो। तो इसलिए उसने कहा कि सबसे पहले तो रिसीवेबल बैलेंसेस की लिस्टिंग ले लें, ठीक है, एट द चोजन डेट। चोजन डेट से मुराद है क्या है, वही ऑब्वियसली 30 जून। इफ़ द लिस्ट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द क्लाइंट, अगर क्लाइंट ने बनाई है तो भाई पहले तो उसकी कंप्लीटनेस एक्यूरेसी को देखो कि क्या वो कंप्लीट है, कोई मिस तो नहीं हो रहा, ठीक है, सारे के सारे उसके अंदर रिसीवेबल मौजूद हैं, उसकी एक्यूरेसी वगैरह को देखो। फिर उसमें से आपने क्या करना है, अपना कोई भी सैम्पलिंग मेथड जो हमने आइज़ा 530 में पढ़े हुए हैं, हैपहैज़र्डली करना है या आपने स्टैटिस्टिकली चलना है, या आपका मुझे बड़ी बड़ी अमाउंट वाले में देख लूँ, सही है, जो भी आपका तरीका अगर उसके मुताबिक आपने बंदे चूज़ कर लिए, हमने कर लिए यहाँ पे 3 पार्टीज लेट्स से हमने चूज़ किए हैं। वो देन वो कहते हैं इफ़ द पॉपुलेशन ऑफ रिसीवेबल लेजर बैलेंसेस इज नॉट होमोजीनस, अगर वो होमोजीनस नहीं है, होमोजीनस से मुराद क्या है, एक जैसे बैलेंसेस अगर हों, मिसाल के तौर पे है कि एक जैसे किसी भी बेस पे हो सकते हैं, स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं ना कि अलग अलग स्ट्रेटिफाई कर लेना। होमोजीनियस से मुराद क्या है, एक जैसे वो किसी बेस पे, मिसाल के तौर पे सारे बैलेंसेस जो हैं वो 45,000 50,000 40,000 45,000 50,000 इसी के अंदर अंदर रह रहे हैं, ठीक है। तो आप हो सकता है कह रहे हैं कि यार चलो एक जैसे ही हैं, या अगर आप कहो कि एक ही प्रोडक्ट के हैं, 1-2 प्रोडक्ट के हैं होमोजीनियस, वो कहला सकते हैं। अगर नहीं है, डिफरेंट है, कोई है 50,000 का, कोई 5 लाख का, कोई 2 लाख का, कोई 8 लाख का, कोई 90 दिन से पेंडिंग है, कोई 30 दिन से, कोई 40 दिन से, तो भैया आप इसको स्ट्रेटिफाई करें। हमने बड़ी डिटेल में स्ट्रेटिफिकेशन पढ़ी थी आइज़ा 530 में, प्लीज़ मुझे दोबारा ना वो रिवाइज़ करवाने का कहना, वो पढ़ी हुई है हमने, अगर मसला है तो वो जाके दोबारा लेक्चर सुने, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, वो आपकी बहुत हेल्प कर देती है स्ट्रेटिफिकेशन सैम्पलिंग अंदर। तो वो कहता है भाई उसको स्ट्रेटिफाई करें ताकि बेहतर से बेहतर सैंपल निकल सके ना, ये बेसिकली सैम्पलिंग वाली चीज़ें भी आपको यहाँ पे बता रहा है। अब वो कहते हैं इन सेलेक्टिंग द सैंपल, जब आपने सैंपल सेलेक्ट करना है कोशिश करें कि इनको लाजमी बीच में शामिल करें। ओवर ड्यू अकाउंट्स, ओवर ड्यू से मुराद क्या है कि काफ़ी टाइम हो गया है, ये पैसे फॉर एग्जांपल बैलेंस इसका जो पेंडिंग है 30 जून पे, ये तो भाई कोई 1 जनवरी से पेंडिंग आ रहा है, इसके अंदर बाहर में लेजर देखा कोई एंट्री नहीं हुई पड़ी, तो आपने फिर कहा गया रे काफ़ी देर से पेंडिंग, ओवर ड्यू। आमतौर पे एक क्लाइंट 60 दिन में पैसे दे देता है, कुछ 6 महीने तो उसको पहले गुजर चुके हैं, तो देखें सही भी है नहीं, ओवर ड्यू अकाउंट्स देखें। फिर वो कहते हैं क्रेडिट और नेगेटिव बैलेंसेस। अब देखो रिसीवेबल में अगर कोई क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, तो क्रेडिट बैलेंस क्यों आना है भाई वहाँ पे, मतलब उसका अगर बैलेंस क्रेडिट हो गया, क्योंकि रिसीवेबल इज़ अ डेबिट आइटम बाय नेचर, उसकी नेचर डेबिट आइटम की है, अगर उसका क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट बन गया है, हो सकता है फॉर एग्जांपल कस्टमर है, कस्टमर को आपने एडवांस में चीज़ें दे दी हैं, अभी पैसे नहीं आए, तो हो सकता है कि मतलब कि पॉसिबिलिटी है, लेकिन ऑब्वियसली अगर आप एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म देख रहे हैं ना एनालिटिकली, तो प्रीमा फेशी तो आपको यही लगेगा ना यार कि कोई मसला है,
क्योंकि रिसीवेबल के अंदर डेबिट बैलेंस होना चाहिए। और इसी तरह अगर पेएबल के अंदर आप जाते हो और वहाँ पर आपको डेबिट बैलेंस नज़र आ गया, आपको पता है पेएबल में तो देने होते हैं पैसे, इसका बैलेंस कह रहा है कि हमने लेने, हो सकता है कि उसके पीछे लॉजिक निकल आए, मिल जाए एविडेंस, लेकिन शक तो है ना। तो भाई वो कहता है ऐसी चीज़ों को लाजमी देखें। देन वो कहता है जी अकाउंट्स ऑन विच राउंड सम पेमेंट्स आर रिसीव्ड। हाँ, अगर कोई पूरी पेमेंट्स हैं जी, पूरा 5 लाख, पूरा 7 लाख, तो पूरे वाला भी थोड़ा सा शक हो सकती है। कोई मैनुअली ना एंट्री, कोई फेक एंट्रियाँ ना की हो, कोई फेक बैलेंस ना क्रिएट किए हो, करते करते पूरी अमाउंट ही लिख दी। क्योंकि आमतौर पे जाहिर है अगर आप गुड्स सर्विसेज वगैरह बेच रहे हो, मोस्ट ऑफ द केसेस में अमाउंट इस तरह होती है 509, 308, मतलब कुछ ना कुछ पूरी फिगर नहीं होती थी आमतौर पे, ठीक है। तो शक है भाई, देख लें। नील बैलेंसेस वालों को भी वो कहते हैं किसी ना किसी को देख लें, ताकि आपको पता लगे कि कंप्लीटनेस पूरी है इसकी। ये भी आप देख सकते हैं थोड़ी हद तक, कि ये ना हो कि किसी का बैलेंस 0 लिखा है, कन्फर्मेशन भिजवाई है तो वो आ गया मैंने तो 5 लाख देना था, ठीक है। तो कोई एक दो वो भी उठा लें। देन एनी इंडिविजुअल बैलेंसेज, या इसके अलावा जो आपको मटेरियल लगे वो आप उठाएं, ठीक है। वो कहते हैं आईटी सिस्टम के अंदर आप विद मैनी ईयर एंड रिसीवेबल बैलेंसेज ऑडिट सॉफ्टवेयर कैन बी यूज। तो भाई ऑडिट सॉफ्टवेयर को आप कह सकते हो जी, फॉर एग्जाम्पल बाय सेलेक्टिंग एवरी 500th रुपी फॉर सैम्पलिंग और सेलेक्टिंग ऑल बैलेंसेज ओवर। मतलब उसने कह दिया कि जी जितनी भी अमाउंट आ रही है ना, इसमें हर 500 नंबर 500वीं अमाउंट वाली, फॉर एग्जांपल आपके यार 12,500 है, 13,500 वाली उठाओ, या इसके अलावा अगर कोई 50,500 आई हुई है तो वो वाली उठाओ जिसके एंड में 500 आ रहा है, ठीक है। इस तरह आप कह सकते हैं, या आप कोई और उसको नंबर अलॉट कर सकते हो, या ये कह सकते हो जी हर 5वां बैलेंस है उसको उठाया, कोई भी तरीका अगर वो करवा लें। अच्छा, अब वो कहते हैं जब वो होगी है आइटम सेलेक्ट, फिर आपने क्या करना है, डिटेल शुड बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रिसीवेबल लेजर, लेजर में से डिटेल्स निकालें, ठीक है। एंड लेटर टू द कस्टमर शुड बी प्रिपेयर्ड, लेटर्स को आप प्रिपेयर कर लें, डॉक्यूमेंट बना लें। अब इन केस ऑफ एन एक्सटर्नल ऑडिट द कंफर्मेशन रिक्वेस्ट आर इशूड बाय द ऑडिटर, ऑडिटर इशू करता है, नॉट बाय द क्लाइंट, एंड रिप्लाईज आर सेंट डायरेक्टली टू द ऑडिटर। इसलिए हमने इसमें लिखा भी है ना, कंफर्मेशन सेंट ऑन रिसीव्ड ऑन, ये हमारे पास आनी चाहिए। अच्छा, however the request will need to कंटेन मैनेजमेंट्स ऑथराइजेशन। ऑब्वियसली कस्टमर उनका हमें तो नहीं जानता भाई, ये तो पहले भी लास्ट लेक्चर में बात हुई थी। मैनेजमेंट की ऑथराइजेशन ज़रूर होगी, मैनेजमेंट का कोई ऑथराइज पर्सनल उस पर साइन वगैरह ज़रूर करेगा, फिर कस्टमर शायद हमें मुँह लगा ले तो भाई वो करेगा। शुड द क्लाइंट रिफ्यूज़ टू गिव कंफर्मेशन, अगर वो भाई आपको परमिट नहीं करता तो फिर आप उसका वही रिफ्यूज़ल का रीज़न देखें। अगर आपको लगता है कि अनरीज़नेबल है, उसका कोई वो जस्टिफिकेशन नहीं बन रही रिफ्यूज़ल की, तो फिर आप अपनी रिस्क असेसमेंट वगैरह को कंसिडर करें, ठीक है। और सेकेंडली ऑल्टरनेट प्रोसीजर भी परफॉर्म करना है। फिर द लेटर शुड बी सेंट आउट बाय पोस्ट, खत के थ्रू भिजवा दें। दूसरे वो ईमेल वाला भी होता है तरीकाकार, ईमेल्स के थ्रू भी भिजवा सकते हैं। विद पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, अगर पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट है द ऑडिटर, इफ द ऑडिटर डज नॉट रिसीव अ रिप्लाई फ्रॉम कस्टमर विद इन अ रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम, रीजनेबल टाइम गुजर गया, मतलब ऑडिट खत्म होने पे आ गया, अभी तक रिप्लाई नहीं आया, ठीक है। अब क्या होगा, फॉलो अप प्रोसीजर शुड बी इनिशिएटेड, ये अंडरलाइन कर लें। अगर आपने पॉजिटिव कंफर्मेशन भेजी थी जिसका रिप्लाई लाजमी था, मतलब कि रिप्लाई आएगा तो ही मैं उसको एविडेंस मानूंगा, लेकिन रिप्लाई नहीं आया, अब क्या करो, वो कहता है फॉलो अप भी भेज दो, एक ज़रा दोबारा एक रिमाइंडर भी भिजवा दो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सेकंड रिक्वेस्ट एंड थर्ड रिक्वेस्ट लेटर कुड बी सेंट और द क्लाइंट कुड बी आस्क्ड टू कॉन्टैक्ट द कस्टमर। तो इसमें जिस तरह ये था कंफर्मेशन नहीं आई, तो आप एक और कॉलम भी ऐड कर सकते हैं कि फॉलो अप कब भेजा गया, ठीक है, वो भेजना है आपने, अगर आपको आगे से रिप्लाई नहीं आता तो। ओके भाई, अब आगे बात आई ऑडिट प्रोसीजर फॉलोइंग द रिसीट ऑफ रिप्लाई, जवाब आ गए। अब क्या होगा, पहले नंबर पे बैलेंस एग्रीड, बैलेंस भाईजान ये देखो एग्री कर गया। अब हमने क्या किया, द कस्टमर हैज़ रिप्लाइड एंड एग्रीड विद बैलेंस इन द क्लाइंट्स एंटिटी काउंटिंग रिकॉर्ड, ठीक है। नो फर्दर ऑडिट वर्क इज रिक्वायर्ड, भाई हमने क्या लिख दिया, वैलिड है, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल चुका है, इस चीज़ के ऊपर अब फर्दर ऑडिट एविडेंस करने की जरूरत नहीं है। दूसरे नंबर पे बैलेंस नॉट एग्रीड, बैलेंस अगर एग्री नहीं हुआ, देन कस्टमर हैज रिप्लाइड बट डज नॉट एग्री विद द बैलेंस, द ऑडिटर शुड आस्क द क्लाइंट टू रिव्यू द रिप्लाई, फर्दर इन्वेस्टिगेशन, रिकंसिलिएशन, सही है, उसको कहीं रिकंसाइल करवाए। देन क्या है, द ऑडिटर शुड देन चेक द रिकंसिलिएशन लुकिंग फॉर एविडेंस फॉर एरर्स,
देखें भाई रिकन्सिलेशन वगैरह सही है। हाउ एवर मैनी ऑफ द रिकनसाइलिंग आइटम विल ऑफन बी टाइमिंग डिफरेंसेस, ठीक है। वो कहता है अक्सर ये टाइमिंग डिफरेंस की वजह से होगा। मिसाल तौर पे हमने सेल्स रिकॉर्ड कर ली, अगलों ने अभी तक अपने पास परचेज रिकॉर्ड नहीं की गई, या उन्होंने कोई सेल रिटर्न भिजवाई है, मतलब हमने सेल्स की तो उन्होंने भिजवा दी है, हमने वो रिकॉर्ड नहीं की, उन्होंने रिकॉर्ड की हुई है, तो इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। वो कहता है अक्सर इस तरह की होंगी, लेकिन आपने फिर उसका ऑडिट एविडेंस लेना है उसके ऊपर, मतलब जो फ़र्क आ रहा है। बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट आपने कभी पढ़ी होगी, मेरे ख्याल में बनाई भी होगी। उसमें क्या होता है, आपका लेजर के मुताबिक बैलेंस, और फिर आप उसमें जो भी चेक्स हैं जो अनप्रेजेंटेड हैं, अभी तक प्रेजेंट नहीं किए गए या आपके अकाउंट में नहीं आए लेकिन आपने लिखे हुए हैं, तो इन चीज़ों को एडलेस वगैरह करके फिर आप कहाँ पे जाते हो, बैंक के बैलेंस तक, तो टैली होना चाहिए। अब मसला ये है कि वो जो बीच में चेक शेक लिखे उसे लिख देना काफ़ी नहीं है ना, उसके ऊपर मौजूदगी भी तो साबित करनी है आपने, ऑडिट एविडेंस भी तो लेना है उसके ऊपर फिर ऑडिटर ने, तो इसी तरह उस पर भी लिख लेना। अब तीसरा केस क्या है, रिप्लाई आया ही नहीं है, ठीक है। तो भाई अगर नो रिप्लाई हैज़ बीन रिसीव्ड, द ऑडिटर कैन नॉट इग्नोर दीज कस्टमर, इग्नोर नहीं करना आपने, बल्कि दे हैव बीन चोजन एज पार्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव सैंपल, सैंपल के तौर पे चूज़ किया गया था, इसलिए आपने अब उसके ऊपर जो है मज़ीद एविडेंस वगैरह लेने के लिए ऑल्टरनेट प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं। अब वो नीचे वही लिख रहा है, फर्दर चेकिंग वेयर नो रिप्लाई इज रिसीव्ड, अगर रिप्लाई रिसीव नहीं हुआ ऑल्टरनेट प्रोसीजर, जैसे कि उसने कहा इफ़ द कस्टमर हैज सब्सिक्वेंटली पेड, सब्सिक्वेंट वही बात, सब्सिक्वेंट टेस्टिंग इसको कहते हैं, ठीक है। अगर वो सब्सिक्वेंटली पे हो गए हैं इसके ऊपर भी स्टैंडर्ड है आइजा 560, ठीक है। तो सब्सिक्वेंटली अगर वो पे हो गए हैं आज की डेट तक, तो भाई ओके है सीन, ठीक है, या काफ़ी हद तक पे हो गए हैं, तो फिर हम कह सकते हैं कि भाई ये जो है एविडेंस मुझे मिल गया है। इफ़ नो पेमेंट और ओनली पार्ट पेमेंट हैज़ बीन रिसीव्ड, अगर सारी की सारी पेमेंट नहीं आई या पार्ट पेमेंट आई है, तो भाई जो पार्ट बच गया है या जो सारी की सारी बच गई है उसके ऊपर टीटी मैंने आपको एक बताई थी, क्या था उसको कहते हैं ट्रांजैक्शन टेस्टिंग, डिटेल में उसको कहो कि भाईजान चलो ले आओ ये रिसीवेबल 18 लाख रुपया किन अमाउंट से बनाए, सारी वो सेल्स इनवॉइसेस लाओ, मैं ज़रा वो देखना चाहता हूँ, ठीक है। उसने कहा ठीक है, फिर आपने क्या एग्जामिन करना, साइंड कस्टमर परचेज ऑर्डर, वही मतलब सेल्स का पूरा तरीकाकार, फिर कस्टमर का कौन सा भी परचेज ऑर्डर आया था, या अगर पेबल्स के अंदर यही चीज़ देख रहे हैं तो फिर आपकी तरफ से जो परचेज ऑर्डर गया है उसको, ठीक है। फिर साइन डिलीवरी डॉक्यूमेंटेशन, सेल्स इनवॉइस वगैरह, तो भाई ये सारी चीज़ों को फिर आप देखते हैं कि वो सारी मुझे दिखा लो जिससे 18 लाख रुपया बन रहा है, हमें एविडेंस मिल जाएगा। ओके जी भाई, कोई मसला है? फिर है जी वो कह रहा है कि इसके ऊपर आप समरी एक बना लें। समरी सिंपल है यार, ये इसको देख लें अभी समझ आ जाएगी। समरी में ये है कि भाई आपने ज़ाहिर है उसको क्वांटिफाई करना है ना, जब हमने कहना है कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट है या नहीं है तो अमाउंट की सूरत में निकलनी चाहिए, तो उसको आप किस तरह देखें। कहते हैं पहले तो देखें जी रिप्लाइज रिसीव्ड एंड एग्रीड, वैल्यू बैलेंस आगे लिख लें, परसेंटेज ऑफ टोटल, देखें पहले टोटल आपने जितने भेजे हैं उसकी कितने परसेंटेज क्या क्या हो रहा है वो देख लेते हैं। उसने कहा रिप्लाइज रिसीव्ड एंड एग्रीड 465,000 के रिप्लाई हमें रिसीव भी हुए हैं और एग्री भी कर गए हैं, जो कि टोटल का 80% बनता है। उसने एक एग्जांपल बनाई हुई है, ठीक है, कि टोटल हमने बनाया था जो मतलब है ये जो टोटल था मिसाल के तौर पे यही वाला अगर देख लिया जाए तो भाई ये जो लेजर के बैलेंस थे कितने थे, 18 लाख ये 5 ये 23 और 2650, मतलब 2650 का था, जिसमें से 5 लाख रिसीव भी हो गया है हमें और एग्री भी कर गया है। हम एक परसेंटेज निकाल लेंगे 5 लाख डिवाइड बाय 2650। फिर है जी ये वाली अमाउंट है जो कि एग्री नहीं हुई, तो इसका भी हम लिखेंगे, और ये इसका रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो इसी तरह वो कह रहा है कि भाईजान टोटल हमें 579,500 की हमने भेजी थी, जिसमें से 465,600 मतलब मेजर चंक है 80% तकरीबन, वो हमें भाई रिसीव हो गया, एग्री भी कर गया, एविडेंस मिल चुका है, इसके ऊपर मजीद काम करने की जरूरत नहीं है। दूसरे नंबर पर रिप्लाइज रिसीव्ड एंड रिकनसाइल्ड, रिकनसाइल्ड का मतलब क्या, फ़र्क निकल आया था और रिकनसाइल भी हो गए हैं, ओके हो गया, कोई मजीद काम अब करने की ज़रूरत नहीं है। तीसरे नंबर पे नॉन रिप्लाइज एग्रीड यूजिंग ऑल्टरनेट प्रोसीजर, रिप्लाई आया ही नहीं लेकिन ऑल्टरनेट प्रोसीजर परफॉर्म किया, उससे एग्री हो गया, ज़बरदस्त भाई, बेहतरीन है, अब मजीद काम करने की ज़रूरत नहीं है। चौथे पे भाई एग्री जो बैलेंस आया था उसके अंदर रिकन्सिलेशन चाहिए थी लेकिन वो रिजॉल्व ही नहीं हुआ मैटर, ठीक है। अब वो दो वजह से हो सकता है, या तो आपको उसके ऊपर फ़र्क था वो रिकनसाइल नहीं हुआ, या रिप्लाई ही नहीं आया आपको, ठीक है, रिप्लाई नहीं आया और आप ऑल्टरनेट प्रोसीजर से भी उसके ऊपर किसी तरह का एविडेंस नहीं ले सके, ठीक है। देखें दोबारा ज़रा समझ लें गौर से, कंफर्मेशन हमने भिजवाई है,
जितनी अमाउंट लेजर में थी उतनी ही का ही कंफर्मेशन आ गई है, ज़बरदस्त, कुछ और करने की जरूरत नहीं है। दिस इज द सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस डिपेंडिंग के ये रिलायबल हो, ठीक है। दूसरे नंबर पे भाई भेजी थी कंफर्मेशन, लेकिन जवाब कुछ और आ गया उधर से, अब मसला आ गया, क्या करेंगे, मैनेजमेंट के पास गए, सर जी रिकनसाइल करें इसको। मैनेजमेंट ने रिकनसाइल कर दिया, कुछ और करने की ज़रूरत है नहीं, बस वो रिकनसिलेशन की जो फिगर्स हैं उसको टैली कर लें। अच्छा, फिर तीसरा क्या जी, फ़र्क रिकनसाइल नहीं हो पाया, अब क्या किया जाए, अब भाईजान करें आप ऑल्टरनेट प्रोसीजर उस अमाउंट के ऊपर परफॉर्म, ठीक है, ऑल्टरनेट प्रोसीजर परफॉर्म करें। अगर ऑल्टरनेट प्रोसीजर से एविडेंस मिल गया वेल एंड गुड, नहीं मिलता ठीक है, फिर आपकी वो मिसस्टेटमेंट कंसीडर हो जाएगी अगर तो फ़र्क था, ठीक है। तो अब एक सिचुएशन क्या थी कि आपने कंफर्मेशन भेजी है, रिप्लाई ही नहीं आया, अभी तक एविडेंस नहीं मिला, आप फ़ौरन भाग के गए ऑल्टरनेट प्रोसीजर के ऊपर, एविडेंस मिल गया, ख़त्म कहानी। ऑल्टरनेट प्रोसीजर पे गए, अभी भी एविडेंस नहीं मिला, कहानी ख़त्म नहीं हुई, स्कोप लिमिटेशन लगी, क्यों, एविडेंस ही नहीं आया। ये भी नहीं कह सकते कि मिसस्टेटमेंट है या नहीं है, ठीक है जी। तो भाई ये सूरत हाल है। अच्छा, अब उसने कहा कि टोटल वैल्यू ऑफ रिसीवेबल थी, टोटल वैल्यू थी हमारी 12,48,900, जिसमें से हमने 579,500 का सैंपल सेलेक्ट किया, सही, ठीक है। एक्सट्रापोलेशन, अब वो जो हम याद है हमने मिसस्टेटमेंट में कहा था प्रोजेक्ट करते हैं हम कि यार अगर सैंपल में से इतनी मिसस्टेटमेंट है, बड़ी वर्किंग इस पर हमने वैसे एफर्ट मारी थी, स्टैटिफिकेशन वगैरह जब पढ़ी थी आइजा 530 में, हमने कहा था कि भाई अगर सैंपल में से 10 में से 3 आइटमें ख़राब हैं या अमाउंट के हिसाब से 1 लाख में से 5,000 रुपये की मिस स्टेटमेंट है, तो भाई फिर 10 लाख में से 50,000 की होगी। एक्स्ट्रापोलेशन इसको कहते हैं ना, एक्स्ट्रापोलेट करना, तो वो यही कह रहा है, कहते हैं एक्स्ट्रापोलेट अब करें, किस तरह करें कि 1,248,900 जो है वो पहले नीचे पढ़ें। द क्यूमुलेटिव एरर स्केड्यूल इज अ लिस्ट ऑफ आइटम्स वेयर द ऑडिटर्स व्यू ऑफ द अमाउंट ऑफ द आइटम डिफर्स फ्रॉम द अमाउंट इन द क्लाइंट कंपनीज अकाउंटिंग record. The auditor builds up this schedule as the audit progress and will use it when reaching his final audit opinion. वो कहता है कि एक चीज़ है उसको हम कहते हैं क्यूमुलेटिव एरर स्केड्यूल। क्यूमुलेटिव एरर स्केड्यूल से मुराद है कि जब भी आपने ऑडिट करना है डिफरेंट हेड्स में फ़र्क आते जाएंगे, मिस स्टेटमेंट्स आती जाएंगी, बजाय इसके कि आप फ़ौरन भाग भाग के मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करें, आप एक अपना डॉक्यूमेंट बनाएं, उसके अंदर लिखते जाएं फ़लाँ हेड के अंदर फ़लाँ चीज़ के अंदर ये है फ़र्क, बार में जाके क्लाइंट से मिले, उसमें से जो रिजोल्व हो जाएंगे ठीक है, बाकी अनकरेक्टेड बच जाएंगे। अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट को देखना पड़ेगा मटेरियल है या इमटेरियल है। मटेरियल है तो किधर जाती हैं, सारी बातें हमने डिस्कस की हुई हैं। मटेरियल है तो किधर जाती है, मॉडिफिकेशन लगेगी। इमटेरियल है तो क्या छोड़ दें उसको, नहीं छोड़ना नहीं है, वो कहाँ पे जाएगी, रिप्रेजेंटेशन लेटर में जाएगी। अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट का एक वहाँ पे टेबल डलवाया जाएगा, मैनेजमेंट से रिप्रेजेंटेशन ली जाएगी कि हाँ भाई ये हमें पता है ये अनकरेक्टेड है और ये लेकिन इमटेरियल है, ठीक है, इसके ऊपर वो उनका कर लिया जाता है। तो भाई सिंपल आपने इसको एक्स्ट्रापोलेट कर लिया। हमने कहा कि 14,300 को बेसिकली डिवाइड किया हमने 579, क्योंकि मसला कितने का बचा है, 14,300 का। 14,300 को आपने 579,500 पे डिवाइड किया, हम फ़र्क आया 2.5% का। 2.5% मसाइल हैं सैंपल के अंदर, तो इसका मतलब 2.5% ही मसाइल होंगे टोटल पॉपुलेशन के अंदर। टोटल पॉपुलेशन के साथ मल्टीप्लाई किया, हमने कह दिया 31,222 रुपये का फ़र्क है। अभी फ़ौरन इस बेस पे फैसला नहीं कर लेना, इसको पहले ले जाएं क्यूमुलेटिव एरर वाले स्केड्यूल के अंदर, उसके अंदर लिख दें, बार में एंड पे जाकर देखेंगे, हो सकता है कि इंडिविजुअली ये इमटेरियल हो, लेकिन हो सकता है बाकियों के साथ मिलकर ये मटेरियल बन जाए, ठीक है, तो उधर भाई मेंशन कर देना है। लास्ट यदि अदर ऑडिट प्रोसीजर फॉर रिसीवेबल, इसके अलावा देखो सबसे तगड़ा प्रोसीजर तो एक्सटर्नल कंफर्मेशन है, ना मिले तो फिर सब्सिक्वेंट करें, सब्सिक्वेंट भी नहीं होती तो फिर जाके उसकी ट्रांजैक्शन टेस्टिंग करें, उसके कस्टमर के ऑर्डर्स देखें, डिस्पैच नोट्स वगैरह देखें, सेल्स वगैरह देखें, ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी वो कहता हो सकता है जैसे कि इररिकवरेबल रिसीवेबल, बैड डेट्स के लिए क्या किए जा सकते हैं। तो भाई बैड डेट्स के लिए उसने कहा कंपनी की पहले तो प्रोसीजर देखेंगे, कंपनी किस तरह से आइडेंटिफाई करती है कि ये बैड डेट हो गया है, उसको देखें। फिर उनकी एजिंग की लिस्टिंग देखें, उन्होंने लिखा होगा ये फ़लाँ कस्टमर ने इतने टाइम तक देना, इतने टाइम तक देना, वहाँ से आपको उनके अकाउंटिंग एस्टिमेट का भी आइडिया हो जाए कितने के तगड़े एस्टिमेट है। रिव्यू यानी कोरेस्पॉन्डेंस विद द क्लाइंट विद कस्टमर, कोरेस्पॉन्डेंस कोई बातचीत तो नहीं हुई उसको भी देखें, ठीक है, कि क्या हुई है सिचुएशन। हो सकता है ना कि बैलेंस बहुत देर से ड्यू है, ले बैड डेट भी नहीं कर रहे, तो इन्हें कहें यार कोई कॉरेस्पॉन्डेंस तो चली है, उन्होंने कब कहा कि आपको देंगे, कंफर्म तो ना कि वो क्या चीज़ है, वो बैड डेट तो नहीं होगी कहीं। रिव्यू द अजम्पशन यूज फॉर कैलकुलेशन ऑफ एनी अलाउंसेज अगेंस्ट डाउटफुल डेट। डाउटफुल डेट के लिए इन्होंने ओबियसली कोई ना कोई अलाउंस क्रिएट किया होगा IAS 37 के मुताबिक, उसकी अजम्पशंस क्या हैं, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स देखें उसके, ऑडिटिंग दी अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एज पर IAS 540 वो देखना है। चेक दी सब्सिक्वेंट क्लियरेंस, सब्सिक्वेंटली इसको भी देख लें कि यार कोई मौजूद है या नहीं है, ठीक है, कुछ पैसे आए हैं कि नहीं। फिर जी वो क्लासिफिकेशन प्रेजेंटेशन के ऊपर वो कहता है कि लिस्टिंग अवेलेबल होनी चाहिए इसकी, एजिंग वगैरह उसकी करनी है आपने, ठीक है।
वो देखना है उसको। आप लेजर के जो बैलेंसेस हैं उसको टोटल देख लें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ वो टैली कर रहे हैं, ठीक है। और उसके अलावा क्या वो करेक्टली क्लासीफाई हुए हैं, आपको पता है कि ये क्लासीफाई कहाँ पे होते हैं, करंट एसेट्स में जाके होते हैं। ये तो नहीं है कि नॉन करंट एसेट वगैरह में लिखे हुए हैं, ठीक। ये एग्जाम्पल है जी, ये एग्जाम्पल प्लीज़ आपने करनी है, ठीक है। ये एग्जाम्पल सॉल्व करनी है लाजमी। और लास्ट पर जी ऑडिट ऑफ प्री पेमेंट्स, ऑडिट ऑफ प्री पेमेंट्स। और एक असाइनमेंट आप लोगों ने करनी है प्लीज़। वो असाइनमेंट क्या है, ये मतलब कि प्रोसीजर आपने लिखना है रिसीवेबल्स के ऊपर, पेबल्स के। पेबल के ऊपर भी सिंपल यही है, बस ये होगा कि रिसीवेबल में पैसे आने होते हैं, पेबल में जाने होते हैं, अदर देन दैट कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। आप चलो पेबल्स का कर लें। पेबल्स के ऊपर भाईजान प्रोसीजर क्या फॉलो होगा, अप्रोच क्या होगी। पहले कंफर्मेशन भेजेंगे, कंफर्मेशन के वो सारा कुछ लिखना है कि अगर बैलेंस एग्री हो गया तो क्या है, बैलेंस नहीं एग्री हुआ तो क्या है, ठीक है। रिप्लाई ही नहीं आया तो फिर क्या करना है, फिर आगे उनके फर्दर ऑडिट प्रोसीजर वगैरह वो सारे लिखने के बाद एंड पे इसको समराइज़ किस तरह करते हैं, आप रिज़ल्ट किस तरह निकालते हैं। ये टेबल जो हमने अभी कैलकुलेशन देखी है, ये आपने प्लीज़ बनाना है, आपको क्लियर हो जाएगा पूरा। मेरे ख्याल में फिर बाद में आपको ये, आप चाहे ये वाला हिस्सा बुक का ना भी पढ़ें, सिर्फ अपना वो नोट्स देखेंगे, 1 से 2 पेजेस के ऊपर जो बनेगा आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ऑडिट ऑफ प्री पेमेंट्स, प्री पेमेंट आपको पता है कि भाई इसके अंदर आप एडवांस में एक्सपेंसेस वगैरह कर देते हैं, ठीक है, बाहर में जाके होने होते हैं। और मतलब है कि इनकर बाहर में होते हैं, पेमेंट एडवांस में होती है। तो ये मोस्टली एस्टिमेटेड अमाउंट होती है, पहले आप पे कर देते हो सकता है फॉर एग्जाम्पल रेंट आपने एडवांस में पे कर दिया, हो सकता है बाद में आपने रहने नहीं है वहाँ पे, ठीक है। सैलरी आपने एडवांस में लेट से अगर पे कर दी, वैसे आमतौर पे बाद में पे की जाती है, लेकिन अगर आपने एडवांस में पे कर दी, पता लगे वो बंदा बाद में छोड़ देता है, ठीक है, तो उतना टाइम नहीं वो काम करता। तो ये काइंड ऑफ यही होता है। इसमें आप एक लिस्ट ले लें उनकी कि कौन कौन सी प्री पेमेंट्स हैं, उनकी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन देखें कि इसके ऊपर ऑथराइजेशन वगैरह मिली हुई है, अप्रूवल मिली हुई है, क्या वाकई पैसे जा चुके हैं, बैंक को देखें, कैश बुक को देखें, उसमें से पैसे निकल चुके हैं, ठीक है। कैलकुलेशन वगैरह उसकी देख लें, और जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो उनको इंस्पेक्ट करें, गौर से ज़रा देख लें, ठीक है जी। तो ये सिंपल था, मेनली रिसीवेबल का ही है, और इसी तरह का पेबल का भी होता है सारा सिस्टम। तो भाई प्लीज़ किसी भी तरह कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, लेकिन इसको क्लियर करना है आपने, बड़ा ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला स्टैंडर्ड, ठीक है। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।